और यहाँ पे आप सभी का पधारने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत खैर मकदम। सबसे पहले मैं छोटी सी मेरे बारे में 2-4 बातें बता दूँ कि मैं दिलावर हुसैन नीलगर और मैं लाडनू से हूँ। और जो मैं आपके सामने मुद्दा जो रखने जा रहा हूँ वो हमारे समाज से जुड़ा हुआ है, और समाज से जुड़े होने के कारण ये हम लोगों का कर्तव्य और फ़र्ज़ भी बनता है कि इस पर हम गौर व फिक्र करें। तो और ख़ास तौर पे अभी जो हमारी वर्तमान स्थिति है उसी को लेके आज हम इस बात पे चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे समाज की एक्चुअल आर्थिक स्थिति अभी वर्तमान में क्या है, हम लोग कहाँ खड़े हैं, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हम अगर सरकारी एजेंसीज़ की अगर हम बात करें, जैसे आरबीआई, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, तो जब ये हाउसिंग जो अलॉटमेंट वगैरह करते हैं, जब ये सिस्टम जब सरकारी मतलब सब्सिडीज़ के साथ, तो ये 4 प्रकार की मतलब हमारी जो इनकम लेवल होती है उसके हिसाब से 4 वर्ग बनाती है। 4 वर्ग कौन कौन से होते हैं? 4 वर्ग हमारे सामने होते हैं। एक तो लो कैटेगरी, एक तो होती है लो कैटेगरी, जिसके अंदर एक मतलब लो कैटेगरी में दरअसल उसको कहा जाता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा जो पिछड़े होते हैं, जो बहुत ज़्यादा पिछड़े होते हैं, उन लोगों की गिनती इसमें आती है, जिनकी आय सालाना 3 लाख रुपए होती है। 3 लाख रुपए, और 3 लाख रुपए के लिए अगर हम मंथली अगर हमारी इनकम की बात करें तो ये पहुंचती है लगभग 25,000 रुपये महीना, 25,000 रुपये महीना। और इसके बाद जो दूसरा लेवल आता है वो आता है LIG, यानी कि लो इनकम ग्रुप। यानी कि अब पहले तो हम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन थे और अब हम पहुँचे हैं LIG में, यानी कि कम इनकम के ग्रुप में। और कम इनकम के ग्रुप में मतलब हमारी जो सालाना इनकम आती है, जो आरबीआई ने तय कर रखी है, वो लिमिट तय करी है 3 लाख से लेके 6 लाख रुपए सालाना, यानी कि हमारी वो पड़ती है 25,000 से लेके 50,000 रुपये। ये भी अच्छी खासी है। तीसरा नंबर आता है MIG, फर्स्ट लेवल, और फर्स्ट लेवल MIG यानी कि मिडिल इनकम ग्रुप, मध्यम आय। अब यहाँ पे शुरू होती है मध्यम आय। तो मध्यम आय में भी जो पहला चरण है वो भी कितना बताता है कि हमारी आय होना चाहिए 6 से 12, यानी कि 50,000 से 1 लाख रुपए। और चौथा आता है MIG का ही सेकेंड लेवल, जिसमें हमारी इनकम पहुंचती है 12 लाख से 18 लाख रुपए सालाना। तो इसी तरह से और भी कई मतलब वर्ल्ड बैंक की भी कुछ एजेंसियां हैं, या वर्ल्ड बैंक जैसी ही कुछ एजेंसियां हैं जो कि इस प्रकार की क्राइटेरिया तय करती है, जो ये मापदंड के आधार पे ये बताती है कि हम लोग आखिर कहाँ खड़े और हमारी इनकम लेवल क्या है। अब हम लोग अधिकतर जब भी कभी बात चलती है तो ये बात करते हैं कि हम मध्यम वर्गीय हैं। तो मैं अगर सिर्फ हमारे अपने समाज की अगर बात करूं तो हमारा जो समाज है साहब, हम मध्यम वर्गीय भी नहीं है। ये हमारा एक फैक्ट है कि हम लोग मध्यम वर्गीय भी नहीं है। हमारे यहाँ जो बहुसंख्यक जो मतलब तबका मिलेगा, हमारा बहुत ज़्यादातर जो मतलब परिवार मिलेंगे, मेजॉरिटी, वो हमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन मिलेंगे, मतलब आर्थिक तौर पे पिछड़े हुए मिलेंगे। और उसके बाद जो बचे कुछ अगर थोड़े बहुत, क्योंकि हम जान सकते हैं कि अगर हमारी 25,000 रुपये महीना इनकम है तो हम इसे अच्छी मानते हैं कि 25,000 रुपये महीना है उसकी इनकम, लेकिन 25,000 रुपये महीना हम लोगों के लिए तो अच्छा लगता है, लेकिन हम अगर आरबीआई के अगर स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें तो हम लोग एकदम कमज़ोर तक, 50,000 रुपये से लेके हम 1 लाख रुपये तक अगर हमारी तनख्वाह, तब जाके हम मध्यम वर्ग में भी जो मतलब कमज़ोर तबका जो है वो हमारा 50,000 से 1 लाख रुपए तक का आएगा। और जो मध्यम में भी जो अपर लेवल आता है, सेकंड लेवल, उसमें मतलब हमारी तनख्वाह 1 लाख से ऊपर जाती है। तो कुल मिला के हमें ये सबसे पहले हमारी आर्थिक स्थिति समझना ज़रूरी है कि आखिर हम लोग कहाँ खड़े और हम लोगों की स्थिति क्या है। अब हम इसी प्रकार से एक दूसरे अगर हम एजेंसी की बात करें तो वो तो ये तक कहता है कि गरीब वो व्यक्ति है जो 2.5 से 3 लाख रुपए तक सालाना कमाता है, और साथ ही साथ अगर वो एक एल्टो कार की भी बात रखी गई है उसमें, कि एल्टो कार भी अगर वो एक मेंटेन करने की ताकत रखता है तो वो अभी भी एक गरीब ही है, तो ये हमारी एक्चुअल में और भी कई मतलब ऐसे मतलब एजेंसीज के रिकॉर्ड हैं, लेकिन हम उस पर ज़्यादा नहीं जाएंगे। लेकिन हमने सिर्फ एक हमारा आरबीआई जो है, इसी की बात को अगर हम देखें तो अभी हम लोगों की क्या स्थिति है, सब अपना अपना आकलन घर बैठे अपना कर सकते हैं अपनी आय के हिसाब से। तो
अब दूसरी बात कि अब अभी जस्ट हमारे ऊपर लगभग 2.5 महीने से जो ये विपदा आई है कोरोना की, इसमें अब हमारी आर्थिक कमर लगभग लगभग टूट चुकी है, क्योंकि हम जानते हैं कि किस प्रकार से बिल्कुल मतलब हमारी जो मतलब बचत थी, हमारी बचत लगभग लगभग ख़त्म हो चुकी है। और अधिकतर जो व्यक्ति हैं हमारे समाज में, आप सभी जानते हैं कि सिलावट हैं और सिलावटों के काम से जुड़े हुए, मतलब कि हम कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं अधिकतर। तो हम लोग समझ सकते हैं कि हमारी आय क्या है और किस प्रकार से हम अपना ये काम कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं, चलिए हमने अपनी स्थिति को तो आंक लिया कि हम लोग अभी कहाँ पर हैं, यानी कि हम बहुत ही नीचे तबके के हैं, हम मध्यम वर्गीय भी नहीं हैं, हम एक प्रकार से अगर कहें तो गरीब हैं। और हमें अब जल्द से जल्द हमारे आर्थिक उन्नयन का कोशिश करना पड़ेगा। अब दूसरे इसके अंदर एक बात यह है कि हमारे यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि किसी प्रकार से हम कैसे किसी भाई को हम आर्थिक मजबूती प्रदान कर सकते हैं, तो हमारे यहाँ पे देखिए, इस बात को शुरू करने से पहले मैं माफ़ी भी चाहूँगा, शायद कुछ लोगों को बात बुरी लगे, लेकिन मैं आपको एक कॉल आ गया था, तो उसमें ये बताना चाहूँगा आपको मैं कि किस प्रकार से मतलब हम अपना जो ये आर्थिक स्थिति है उसको वापस मजबूत इन लोगों की कर सकते हैं। देखिए, शुरुआत हमें सबसे जो वंचित वर्ग है, जो हमारा सबसे वंचित वर्ग, वहाँ से शुरुआत करनी होगी। यानी कि देखिए कि हमारा सबसे वंचित वर्ग समाज का है, वो परिवार है जो ज़कात पर निर्भर है, जो ज़कात पर निर्भर है। और जो ज़कात पर निर्भर परिवार है, उनके दिल का हाल वही जानते हैं कि वो किस रुसवाई के साथ मतलब अपना जीवन चलाते हैं और किस प्रकार से वो मतलब अपना जीवन चलाते हैं। कुल मिला के मतलब ये एक बहुत ही अंदरूनी मसला हो जाता है दिल का, जब वो देखते हैं कि हमें मतलब लेके कई प्रकार के तानों से भी गुजरना पड़ता है, कई प्रकार की बातें होती हैं। तो इस ओर हम लोग कई बार मतलब रमज़ान में अधिकतर हम लोग मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं। अब इसके अलावा हम दूसरी जो बात करेंगे कि आखिर हम इनको किस प्रकार से आर्थिक मजबूती प्रदान कर सकते हैं, तो शुरुआत उन्हीं से करेंगे हम कि हम इन लोगों को, जो परिवार ज़कात पर निर्भर हैं, उन लोगों को हम किस प्रकार से मजबूती प्रदान कर सकते हैं। मेरे पास एक आइडिया है जो मैं आप सभी के बीच शेयर करूंगा। देखिए, एक अपना कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, यानी कि एक प्रकार से ये रजिस्ट्रेशन होता है, जो कि हम आजकल जल्द से जल्द मतलब इसकी जैसे बिदासर में हो चुका है रजिस्ट्रेशन, और हम लोग लाडनू में भी कोशिश में हैं, जल्द से जल्द इसको हम कोशिश करेंगे कि इसको रजिस्ट्रेशन को अंजाम तक पहुंचाएं। इस रजिस्ट्रेशन के तहत हम लोग एक काम कर सकते हैं, सहकारी तौर पर कुछ ऐसे लघु उद्योग लगा सकते हैं। ये शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी ये भी देना चाहूँगा कि जो अधिकतर बैतुल माल में सालाना, जैसे हम अगर बात करें कि कितना ज़्यादा मतलब हम लोग इन लोगों पर खर्च करते हैं, लेकिन कहानी वहीं की वहीं रहती है। हम जो जैसे मान के चलिए कि हम पेंशन के तौर पे कुछ लोगों को लाडनू बैतुल माल जो ज़कात देते हैं, वो 1500 रुपये कुछ पेंशन भी पाते हैं कुछ परिवार। लेकिन क्या हमें लगता है कि वो 1500 रुपये से मतलब उनका जीवन स्तर सुधर सकता है, या किसी प्रकार से मतलब वो लोग अपना जीवन सही यापन कर सकते हैं इज्जत के साथ? तो हमारा जवाब अधिकतर मिलेगा नहीं, हम लोग नहीं कर सकते। तो उनके लिए मेरे पास एक है कि जो हम लोग बैतुल माल पे सालाना कम से कम 2 लाख से लेके कम से कम 3 लाख, और अलग अलग जगह पर ये अलग अलग इदारों के हिसाब से अलग हो सकता है। ये जो अमाउंट मैंने बताया 2 से 3 लाख, ये कम या ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन इसके साथ अगर हम चाहें तो 1 साल का पैसा, सिर्फ और सिर्फ 1 साल का इनके ऊपर लगाने वाला ज़कात के पैसे से हम इन्हें आत्मनिर्भर बना सकते हैं। वो कैसे, अब वो बताता हूँ मैं आपको। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमारी सोसाइटी के तहत, हमारी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है उसके तहत हम लोग एक छोटे कुछ लघु उद्योग लगा सकते हैं। लघु उद्योग एक छोटा, यानी कि लघु भी नहीं कहना चाहिए इसे सूक्ष्म कहना चाहिए, एकदम माइक्रो इंटरप्राइजेस हमें स्टार्ट करना चाहिए, जिसके तहत क्या होगा कि हमारे यहाँ पे उनको रोज़गार मिलेगा। और किस प्रकार से रोज़गार मिलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, शुरुआत हमें इन्हीं लोगों से करनी है जो ज़कात पर निर्भर है। उन लोगों को जो ये अपना तो
जो मतलब अपना जो फंड है, मेरा कहने का मतलब ये है कि हम सिर्फ 1 साल का जो फंड है, इससे हम क्या कर सकते हैं कि हमारे यहाँ पे अलग अलग जगह पर, चाहे वो लाडनू हो चाहे वो राजस्थान हो, यहाँ पर हम एक छोटे लघु उद्योग की स्थापना कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोग पहली प्राथमिकता उसी परिवार के सदस्य को देंगे जो ज़कात पर निर्भर हो। जो ज़कात पर निर्भर है, हम उन्हीं को पहली प्राथमिकता देंगे, और वही उस परिवार का जो सक्षम सदस्य होगा, जो हष्ट पुष्ट हो, हेल्दी हो, चल फिर सकता हो, उसी व्यक्ति को हम लोग यहाँ पे जॉब के लिए अपॉइंट करेंगे। दूसरी बात ये होगी कि देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हम लोग जो मंथली हम लोग जो ज़कात या जो दूसरे तरीके से हम लोग जो काम चलाते हैं, इसमें दरअसल ये होता है कि कई प्रकार से मतलब उनको रुसवाई, इज्जत के साथ नहीं जी पाते हैं। ये एक फैक्ट है एक्चुअल में। और हम लोग भी जैसे कभी कई लोगों में से हो सकता है, कई लोग नहीं, लेकिन अधिकतर लोग मतलब ज़कात देकर भी कई बार एहसान भी जता देते हैं कि क्या है भैया, तुम लोग तो ज़कात पे चलते हो। तो ये चीज़ आखिर वो लोग क्यों ले, आखिर ये तोहमत क्यों ले? अगर आज उनकी स्थिति नहीं है तो हमें उस 1 साल के ही मतलब ज़कात, हमें कोई बार बार नहीं करना है, हमें सिर्फ एक सेटअप एक बार ऐसा लगा के देना है उनको, जिससे वो लोग अपना सालाना मतलब हर साल मतलब अपने वो कर सके, वो रोजगार से लग जाए। और मेरा ऐसा मानना है कि जिनको हम 1500 रुपये महीना या 2000 रुपये महीना देते हैं, उनके लिए अगर हम 200 रुपये का अगर रोजगार अगर सुनिश्चित कर दें, तो मैं कहता हूँ कि शायद वो लोग हमारे ज़िंदगी भर आभारी रहेंगे। और यह हमारी असली समाज सेवा होगी, इसे हम असली समाज सेवा कह सकते हैं। दूसरी बात कि ये तो चलिए हमने यहाँ पे बात की, अब किस प्रकार के लघु उद्योग किस प्रकार के हो सकते हैं? कई प्रकार के हो सकते हैं, छोटे मोटे। और ये देखिए, अब कई लोगों के मन में संशय भी आएगा कि देखिए अधिकतर लोग जो मतलब ज़कात पर निर्भर रहते हैं, वो लोग बेचारे मतलब या तो विकलांग होते हैं या शारीरिक रूप से मतलब सक्षम नहीं होते हैं, या कुछ इस प्रकार से कुछ बात होती है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि लघु जो सूक्ष्म उद्योग होते हैं, उसमें कई प्रकार के ऐसे काम होते हैं जो कि महिलाएं भी कर सकती हैं, और उसमें ज़्यादा कोई उठा पटक नहीं करनी होती है। और अगर कोई पैरों से विकलांग व्यक्ति भी है, तो वो अपनी व्हील चेयर पे उस स्थान पे, नियत स्थान पर पहुंचकर बैठे बैठे भी कुछ काम कर सकता है। हमें इन लोगों को ज़िंदगी भर मतलब उनके लिए मतलब एक आय का जरिया बनाना है, मतलब उनको रोजगार दे दो, उनको आप रोजगार दे दो, वो ज़िंदगी भर हमारे एहसानमंद रहेंगे, और ज़िंदगी भर मतलब हमारा ये चलते रहेगा। इसका एक देखिए, मैं बहुत बड़ा एक उदाहरण देना चाहूँगा आप लोगों को इसके माध्यम से। मतलब आज एक, आपने अमूल का नाम सुना होगा, एक केस स्टडी बताता हूँ आपको अमूल की। अमूल दरअसल आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म है साहब। और ये केस स्टडी मतलब इसके ऊपर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ ने मतलब रिसर्च की है, और बड़े बड़े लोग इसके ऊपर मतलब पीएचडी कर चुके हैं, और ये बहुत ही बेहतरीन केस स्टडी में से एक है। दरअसल अमूल की स्थापना आज से 74 वर्ष पहले आणंद नामक ज़िले पर हुई थी। वहाँ पे पहले क्या होता था कि जब गांव के किसान जो होते थे, वो दूध जो बेचते थे, तो दूध की कीमत उनको बराबर नहीं मिल पाती थी। उन लोगों ने क्या किया, एक छोटी सी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई। कोऑपरेटिव सोसाइटी में धीरे धीरे लोग इकट्ठे होने लगे। किसी एक व्यक्ति के लिए अपना 10 लीटर दूध लेके शहर जाके बेचना या अलग जगह पर जाके बेचना पॉसिबल नहीं होता है। उन लोगों ने क्या किया, 10 लोग मिले, 10 के मतलब 10 लीटर का 100 लीटर हुआ, 10 जनों का मिला के, और फिर जाके उन्होंने एक ही खर्चे पे, एक ही किराए पे जाके उन्होंने बेचना शुरू किया। ऐसे करते करते आज आप यकीन मानिए, ये 38,000 करोड़ की कंपनी है, 38,000 करोड़ की कंपनी है अमूल, और 40 से ज़्यादा देशों में इसका डेयरी प्रोडक्ट और इसका दूध सप्लाई होता है। तो हम समझ सकते हैं कि आखिर ये किस प्रकार से हमारी ज़िंदगी में मतलब प्रभावशाली है। इसके अलावा आज 40 से ज़्यादा देशों में तो मतलब ये सप्लाई कर ही रहा है। इसके अलावा ये आज 36 लाख लोगों को रोजगार दे रहा है, 36 लाख लोगों को। और ख़ास तौर पे आज हमें ये सोचने पे मतलब मजबूर होना पड़ता है कि आखिर ये छोटी सी कंपनी, छोटी सी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो गांव से शुरू हुई थी, आज मतलब इतनी बड़ी कैसे बन गई। आज इतनी बड़ी बनी भी है तो आज देखिए कि इसका मालिक कोई एक नहीं, इसका जो लाभांश जो बंटता है, इसका जो फ़ायदा पहुंचता है, वो पूरे 36 लाख लोगों में बंटता है। मतलब 36 लाख लोग इसके मालिक हैं, कोई एक व्यक्ति नहीं है। त्रिभुवन दास पटेल ने सिर्फ इसकी शुरुआत की थी।
त्रिभुवन दास पटेल ने सिर्फ इसकी शुरुआत की थी और इसको परवान चढ़ाया हमारे श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने। डॉक्टर वर्गीस कुरियन एक बहुत ही ज़बरदस्त मतलब एडमिनिस्ट्रेटर थे, जिनकी देखरेख में ये अमूल बहुत ही परवान चढ़ा और आगे जाके बहुत मतलब सफलता इसने हासिल की। और आज हम सब बच्चे जानते हैं कि अमूल क्या है, टेस्ट ऑफ इंडिया। तो जहाँ तक हम इसकी बात कर रहे हैं, इसके अलावा हमारे यहाँ पे जब भारत में श्वेत क्रांति हुई, श्वेत क्रांति एक बहुत बड़ा अध्याय है हमारे इतिहास का, भारत के इतिहास का ये बहुत बड़ा अध्याय है और इसका जो श्रेय है वो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को ही जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा आपको ये बता दूं मैं कि श्वेत क्रांति से पहले जब तक ये बाहर एक्सपोर्ट नहीं होता थे डेयरी प्रोडक्ट्स और ये, इसके पहले तक कुछ नहीं था। लेकिन जब ये सब बातें हुई अमूल के बाद, उसके बाद हमारा देश पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन वाला डेयरी प्रोडक्ट्स और दूध के उत्पादन वाला देश बना। तो इसका श्रेय किसको जाता है? सिर्फ एक 38,000 करोड़ के राजस्व वाली कंपनी को, अमूल को। तो ये एक छोटी छोटी कुछ बातें हैं ये मैंने उदाहरण आपके सामने रखा है, जिसके कारण मैं आपको बता सकता हूँ कि किस प्रकार से लोग अपने आगे बढ़ सकते हैं और किस प्रकार से काम कर सकते हैं। तो क्या ये मैं मानता हूँ, या आप सभी से एक सवाल है कि क्या हमें इसी प्रकार से, क्या मतलब कॉल आ रही है, तो क्या आप लोगों को मतलब अभी भी ये लगता है कि क्या हमें मतलब इस देखिए बैतुल माल में हम हेल्प कर रहे हैं लोगों की, बहुत अच्छी बात है, करनी भी चाहिए, कोई बुराई नहीं है। लेकिन इसके अलावा क्या आपको ये नहीं लगता कि जो लोग ऐसे वंचित वर्ग के लोग हैं जिनके हाथों में रोज़गार नहीं, हमें उनको रोज़गार देना चाहिए ताकि इस मामले का परमानेंट सॉल्यूशन हो जाए। और जैसे जैसे यकीन दिलाता हूँ आपको कि ऐसी कई कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ काम कर रही है और बहुत ही मतलब सफलता के झंडे गाड़ रही है आगे तक। यकीन मानिए बहुत सफल हो सकते हैं हम लोग। अख्तर साहब ने, हमारे अख्तर मास्टर जी सर हैं, इन्होंने एक सवाल पूछा है, शुरुआती लेवल का प्रोग्राम क्या है आपके पास? देखिए अभी सिर्फ ये मैंने रूपरेखा ही तैयार की है, बाकी अगर शुरुआती लेवल की अगर हम बात करें तो बस बात इतनी होगी कि जो इसके जो प्रोसेस है जिसके तहत हम लोग रजिस्ट्रेशन करवाएं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के तहत हम एक छोटी मशीन, आजकल ऑटोमेटिक मशीन भी आ रही है, लॉकडाउन में ऑटोमेटिक मशीन जब आ रही है तो उसके माध्यम से काम करना काफ़ी आसान हो गया है। मैंने छोटा सा एक टारगेट लेके चल रहा है कि अगर हम लोग मान के चलें सिर्फ 6 से 8 हज़ार रुपये रोज़ की अगर हम सेल करें किसी भी काम की, मान लीजिए हमने कुरकुरे की एक छोटी सी मशीन लगा ली और मुझे इतना मतलब पता है कि शायद हो सकता है कि हम लोग जो ज़कात का 1 साल का जो फंड है हमारा, जो मतलब बजट है, उससे हम ये स्थापित कर सकते हैं अच्छे स्तर पे। तो उस प्रकार से हम लोग मतलब ये काम कर सकते हैं। तो उसमें मतलब साल भर के बजट के अंदर हो सकता है। उसके बारे में फिर ये बताऊं आपको मैं कि ये शुरुआती प्रोग्राम होगा। अगर हम मशीन ले आए यहाँ पे, फिर हम लोग जो अभी तक गरीब परिवार है उनको हम लोग एम्प्लॉय करें और सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति हमें अपना चुनना है जो कि पूरे के पूरे ऑपरेशन को, पूरे के पूरे मैनेजमेंट को बिल्कुल। फिरोज़ भुट्टा साहब 1 मिनट में साइलेंट कर देता हूँ, आपको डिस्टर्ब हो रहा होगा 1 सेकेंड। एक्चुअली मैं फेमिलियर नहीं हूँ साहब इससे, और फर्स्ट टाइम है मेरा ये लाइव आने का चांस, सो सॉरी फॉर द बॉदर। तो ये बात थी शुरुआती, मतलब शुरुआत में हमें सिर्फ अपना रजिस्ट्रेशन के बाद हमें लघु उद्योग की मतलब कुछ एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी है। उसमें हम कई प्रकार के लघु उद्योग हैं, हम छोटी मोमबत्ती, माचिस और छोटी मोटी कुछ चीज़ें बना सकते हैं। और इन चीज़ों का हमें सिर्फ एक ही मतलब उद्देश्य रखना है कि हमें कुछ भी करके सिर्फ इसका जो लाभ है वो सिर्फ और सिर्फ हमें वंचितों में ही बांटना है, तकसीम करना है। हम अच्छी खासी एक आय दे सकते हैं और ये भी अपना मतलब इज्जत के साथ बिल्कुल ये काम कर सकते हैं। शुक्रिया अख्तर साहब। इंशाल्लाह
इसके बाद मैं आपको एक दूसरी कुछ बात बता दूं, जैसे कुछ डॉक्टर वर्गीस कुरियन के बारे में आपको जैसे मैं कुछ जानकारी देना चाहूँगा। ये श्वेत क्रांति के जनक हैं। और दूसरी खास बात कि जो भाई लोग, जो युवा पीढ़ी अभी बाहर के शहरों में या कुछ और लेवल पे मतलब अगर मान के चलिए कि जो कंपटीशन की तैयारी कर रही है, और तो उनको करेंट जो अपना जनरल नॉलेज की जब बात आती है कंपटीशन से संबंधित, तो उसमें डॉक्टर वर्गीस कुरियन का नाम और उससे जुड़े हुए प्रश्न काफ़ी आते हैं। और उसमें ये सवाल मतलब कि जानकारी आपकी बहुत ही काम की होगी कि उनको हमारे हिंदुस्तान के लगभग भारत रत्न को छोड़कर, भारत रत्न हमारा सबसे बड़ा मतलब सिविलियन अवार्ड है, उसको छोड़ के पद्म लेवल के तीनों पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये पुरस्कार उनको मिल चुके हैं। इसके अलावा उनको वर्ल्ड फूड प्राइज़ भी मिला है। ये भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी हो सकती है। इसके अलावा अब हमने इनको सपोज़ कीजिए कि अगर अल्लाह ने चाहा और हमारी ये बात अगर कामयाब हो गई, अगर हमारी ये बात कामयाब हो गई, तो हम ये इसको किस प्रकार से अब उनका आगे किस प्रकार से मतलब उनका जीवन चलेगा, इसमें हम किस प्रकार से सहायता कर सकते हैं। इसमें अब सहायता कैसे करेंगे हम, ये भी मैं आपको बताता हूँ। अभी इसमें हमारे पास कई प्रकार के मतलब मामले हैं जिसके तहत हम कर सकते हैं ये काम। देखिए, इसकी शुरुआत करने के लिए हमें क्या करना होगा। आपने स्व सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप का नाम सुना होगा और ये कई जगह काम भी कर रहा है। तो ये जो स्व सहायता समूह जो काम कर रहा है, इसकी जो स्व सहायता समूह को मतलब काम करने का जो तरीका है, दरअसल ये होता क्या है, मैं पहले तो आपको ये बता दूं स्व सहायता समूह होता क्या है। सेल्फ हेल्प ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप दरअसल 10 से 20 लोगों का एक ग्रुप होता है। और ये ग्रुप के जितने भी जो लोग होते हैं, इसके जो सदस्य होते हैं, वो अधिकतर आपस में एक ही परिवेश के होते हैं, एक समान उद्देश्य के लिए काम करते हैं, उनकी ज़रूरतें भी एक जैसी होती है। तो हम इसे अपने समाज के बारे में अगर हम बात करें तो फिट बैठता है मामला। अब हमारे समाज के अगर मान के चलिए कि एक जैसे परिवेश के अगर हम 20 लोगों को जोड़ें, अधिकतर इसमें महिलाएं होती हैं और महिलाओं को आगे भी आना चाहिए। महिलाएं 20 लोग जुड़ी इसके अंदर। इसमें क्या होता है कि एक छोटी छोटी बचत करना सिखाते हैं ये लोग। हम लोग इसके नियम हम लोग तय करते हैं। जो ग्रुप के सदस्य होते हैं, इन्हें किसी भी प्रकार के छोटे छोटे जो ऋण होते हैं वो आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। छोटे छोटे ग्रुप जो होते हैं, इनकी जो छोटी मोटी ज़रूरत होती है, मान लीजिए अभी मेरे घर में एक छोटा सा कोई इमरजेंसी काम आ गया, मुझे 20,000 रुपये की ज़रूरत पड़ गई। लेकिन अगर मैं 20,000 की अभी बैंक से अगर लोन लेने जाऊंगा तो बैंक वाले कई प्रकार के मतलब हमें कोलेट्रॉल मांगेंगे, कई प्रकार की गिरवी रखने को कहेंगे, और गिरवी भी रखवाएंगे तो 20,000 के लिए कम से कम मतलब लाख रुपए कम से कम रखवा लेंगे, लाख रुपए का आइटम रखवा लेंगे, 80,000 का आइटम रखवाएंगे, तब जाके कम से कम वो मतलब अपनी पूरी सिक्योरिटी के साथ मतलब वो 20,000 रुपये मुझे देंगे। ब्याज भी ज़्यादा लगेगा। लेकिन सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर ये होता है कि जो ब्याज दर होती है वो काफ़ी कम होती है और हमें कुछ गिरवी भी नहीं रखना पड़ता। ठीक है। दूसरी बात इसके अंदर कि अगर हम चाहें तो इनके इस माध्यम से भी कोई काम शुरू कर सकते हैं। कोई भाई कोई काम करना चाहता है, उसके पास पूंजी की कमी है, उसके पास पूंजी की कमी है। सपोज़ करिए कि 2 लाख रुपए का कोई प्रोजेक्ट है उसके पास, 2 लाख रुपए के प्रोजेक्ट के लिए उसके पास पूंजी नहीं है। अगर 10 लोग मान के चलिए कि इस प्रोजेक्ट पे सहमत हैं, इस प्रोजेक्ट पे 10 लोग अगर सहमत हैं, तो वो लोग 20-20 हज़ार करके 2 लाख रुपए इकट्ठा किया, एक प्रोजेक्ट शुरू किया और उस प्रोजेक्ट का जो लाभांश है उसको आपस में डिवाइड कर लिया। इस प्रकार से वो काम भी शुरू हो गया और काम शुरू होने के साथ साथ उनको कुछ अच्छा लाभ भी मिलने लगा। इसके लिए कुछ ज़रूरी जो बातें हैं इसमें मतलब सदस्य कौन कौन हो सकते हैं, तो इसके सदस्य की मतलब जो पात्रता है उसमें 18 या 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए, भारतीय होना चाहिए, बेसिक मतलब चीज़ें हैं। ठीक है। इसके अलावा इसे सरकारी नियमों के अनुसार चलाना होता है और सरकारी नियमों के अनुसार चलाने के अलावा इन्हें जो एक अपनी मतलब इसमें जो संख्या होती है वो अगर हम 20 से ज़्यादा कर लेते हैं तो हमें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। और अगर हम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया से बचना चाहते हैं तो हम उस ग्रुप को फिर डिवाइड कर लें। सपोज़ कीजिए कि 30 हो गए, 15-15 के 2 ग्रुप कर लें। ठीक है। इसके अलावा इसके और भी कई लाभ हैं। अब इसकी शुरुआत कब हुई, इसकी शुरुआत के बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगा मैं। देखिए, इसकी शुरुआत का वैसे तो वर्ल्ड वाइड अगर जो क्रेडिट किसी को जाता है तो वो बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस को जाता है।
ये मैंने अपने कंपटीशन के टाइम से मतलब सोच रखा था, कभी मिलेगा मौका तो मैं ज़रूर शेयर करूँगा। मोहम्मद यूनुस को जाता है। 70 के दशक में इन्होंने बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की स्थापना की थी और उसमें अधिकतर महिलाओं को मौका दिया था, और महिलाओं को मौका देने के साथ साथ इन्होंने वहाँ की महिलाओं की ज़िंदगी बदल दी, और इसी कारण मतलब जो अपना नोबेल पुरस्कार की जो फाउंडेशन है उन्होंने उन्हें इस लायक समझा और शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया। और आप सभी को पता है कि नोबेल पुरस्कार हमारे विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है, तो शांति का पुरस्कार उन्हें दिया। और इसका हमारे हिंदुस्तान के अंदर अगर हम देखें कि हिंदुस्तान में किसे श्रेय जाता है, तो हिंदुस्तान में हमारी एक सेवा नामक फाउंडेशन थी गुजरात के अंदर, जिसकी जो बहुत ही एक फेमस महिला थी जो सेक्रेटरी रह चुकी हैं, ईला भट्ट, उनके द्वारा ये शुरुआत की गई थी। चलिए, ये तो बात हो गई इसकी। अब दूसरी कुछ बातें, तो कुल मिला के मतलब हमने ये बचत करना सिखा दिया कि हम किस प्रकार से बचत और हमारी छोटी ज़रूरतों को स्व सहायता समूह के माध्यम से हम लोग कर सकते हैं। हालांकि इसमें और भी लंबी डिटेल है, लेकिन वो अभी मैं आपको इसलिए नहीं दे पाऊँगा क्योंकि समय की भी कमी है। लगभग आधा घंटा हो चुका है और भी छोटी मोटी कुछ मुझे जानकारी आप सभी के बीच पहुँचाना है। अब इसके अलावा देखिए कि दूसरी बात कि ये तो स्व सहायता समूह, अब हमने बात करी थी अभी तो वंचित वर्ग की, कि किस प्रकार से ये लोग हमें ये इस प्रकार से काम कर सकते हैं और किस प्रकार से हम इनके लिए मतलब आर्थिक सुदृढ़ बना सकते हैं इनको। अब दूसरी बात हमें कि आम आदमी है जो एक नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा है, उसे किस प्रकार से मतलब फाइनेंशियली अपनी प्लानिंग करनी चाहिए। इसके बीच में भी मैं छोटी सी कुछ 2-4 बातें बताऊंगा आपको कि किस प्रकार से करनी चाहिए। जो एक तो मेरा खुद का पर्सनल अनुभव है। मोहम्मद रफ़ीक बल्खी साहब का एक सवाल आया है, घरेलू बचत के बारे में बताइए कि किस प्रकार हम अपनी इनकम से बचत कर सकते हैं। बिल्कुल रफ़ीक साहब, बिल्कुल इसी के बारे में मैं आपको अब जस्ट बताने ही वाला था। देखिए, हम लोगों की सबसे बड़ी कमी है कि हम लोग हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करते। फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करें? देखिए, एक स्टडी के मुताबिक अगर हम हमारी इनकम का अगर 25% अलग रखें, 25% अलग रखें, तो 25% का हम इस्तेमाल किस प्रकार से कर सकते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। 75% आपको इनकम जो है उससे आपको अपना घर चलाना है और 25% को आपको अपने पास रखना है, और वो किस प्रकार से रखना है ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, 25% में से 20% आपको बचत होगी। आपकी जो बचत होगी 20% वो आपको आपकी सेविंग रखना है भविष्य के हिसाब से, ये तो भविष्य की बचत होगी। और 5% जो होगी वो आप बनाइए अपना इमरजेंसी फंड, वो बनाइए आप अपना इमरजेंसी फंड, आकस्मिक निधि। ये आकस्मिक निधि आपके इस प्रकार के, जो आज हमारी स्थिति है कि 2.5 महीने से हम लोग घरों में से बैठ के खा रहे हैं, इस मौक़ों पे ये ऐसे क्राइसिस में हमारे साथ ये काम आती है। तो ये जो हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग है, अगर आज हमारे पास मान के चलिए हम लोग जितना इनकम करते हैं उतना चलते जाता है, लगाते जाते हैं, हम आगे की ये नहीं सोचते हैं कि हमारे पास बचत क्या है। हमें अपनी बचत रखना बहुत ज़रूरी है। 20% तो हमारी जो बचत है उससे हम अपनी सेविंग में बना के रखें अलग ही, चाहे वो आप बैंक के माध्यम से रखें, चाहे या तो किसी और माध्यम से रखें। इसके अलावा 5% आप इमरजेंसी में रख सकते हैं, जिसमें हम लोग अगर एक अच्छा खासा फंड बना रहता है जिससे हम अपने आकस्मिक वक्त में काम ले सकते हैं। 20% का जो हमने बचत बताई है उसके अंदर हम लोग ये कर सकते हैं कि 20% बचत से हम लोग जो आने वाले समय में शादी ब्याह के जो मसले या हमारे यहाँ जो और भी कई रस्म और रवाज हैं, साई मायरे ये वो, तो वो उस खर्चों में निकलते जाते हैं। वो एक फ़ंड भी बना रहता है, एक्स्ट्रा भार भी नहीं आता है, और हमारी लाइफ के जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है हमारी उसमें चलता रहता है, तो हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे फ़र्क नहीं पड़ता है। अब ये जो बात आ गई कि किस प्रकार से हम लोग यहाँ पे ये बचत कर सकते हैं, एक दूसरा जैसे ऑप्शन है कि हम लोग अधिकतर क्या है कि मैं एक मेरा छोटा सा उदाहरण बताता हूँ कि पहले घर में मान के चलिए कि मेरे घर की मेरा एक उदाहरण बता रहा हूँ कि इस बार मैंने क्या किया, जब से ये कोरोना चला है उसके बाद से मैंने घर में थोड़ा सा एक सिस्टम बनाया। मैंने अपने घर में देखा कि आखिर मेरे घर में ज़रूरत की चीज़ें क्या क्या है, क्या क्या लग रहा है, कितना खर्च आ रहा है, कितना खर्च नहीं लग रहा है, इसमें मैंने थोड़ा सा गौर किया। काम तो कुछ था नहीं, बैठे थे, इस पे गौर करना जब शुरू किया तो इस पे गौर करने के बाद मुझे ये चीज़ समझ में आई कि मैं ये पर्सनल मेरा अनुभव बता रहा हूँ, आपका अलग हो सकता है, सभी का अलग अलग हो सकता है। मेरे मामले में
40% की कमी मुझे देखने को मिली। जहां अगर मान के चलिए कि 100 रुपये में मेरा घर चलता था पहले, तो वो अभी 60 रुपये में चल रहा है। इसमें मैंने अब कई सवाल उठ सकते हैं कि हो सकता है कि आप कभी इस दौरान आप बाहर भी नहीं गए, आप इस दौरान अपने गाड़ी वगैरह यूज़ नहीं की, तो आपका पेट्रोल का बचत, ये सब मिला के बता रहा हूँ मैं आपको। मतलब जिसमें मतलब अपना 100 रुपये जहाँ लगते थे वहाँ 60 रुपये लग रहे हैं, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। यकीन मानिए, आप लोग भी ट्राई कीजिए और ये आपके लिए बहुत काम का हो सकता है। और दूसरी बात कि इस प्लानिंग के दौरान मुझे एक चीज़ और बताऊं कि किसी प्रकार की कोई ज़हमत नहीं उठानी पड़ी, या मैं किसी प्रकार से कोई चीज़ से महरूम भी नहीं रहा, या किसी प्रकार से मुझे ये नहीं लगा कि हम कहीं कटौती कर रहे हैं तो यार हमारी ज़िंदगी पे कुछ असर पड़ रहा होगा। हमारी ज़िंदगी पे कोई असर नहीं पड़ा साहब, और बहुत अच्छी ज़िंदगी निकल रही है। लेकिन अब समझ में आया कि हम 40% वो जो है वो फिजूल खर्ची कर रहे थे, तो हम उस फिजूल खर्ची पे बच गए। उस्मान गनी साहब हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। इस प्रकार से हमें कुछ रचनात्मक सोचना पड़ेगा हमारे भविष्य के लिए और आगे के हिसाब से। और जिस दिन हम समझेंगे कि हमारे यहाँ से इस प्रकार की अगर समस्याएं ख़त्म हो गई, तो उसी समय हम लोग ये समझ सकते हैं कि हमारी समाज सेवा भी जो लोग हम लोग करते हैं या कहते हैं कि हम लोग समाज सेवी, तो उसी दिन वो असल मायनों में ख़त्म होगी। इससे संबंधित अगर किसी भाई के कोई प्रश्न हो तो रिपीट कर दीजिए, क्योंकि मैं आगे निकल गया, मैंने देख नहीं पाया हूँ। इकबाल खिलजी साहब, थैंक यू। चलिए, अब मैं कुछ आपको छोटे से कुछ दूसरे सुझाव भी देना चाहता हूँ। लोग इस बात को शुरू करने से पहले मैं क्या वीडियो चालू है? प्लीज़ कंफर्म करें। इस्माइल भाई, क्या वीडियो चालू है? शुक्रिया। तो जिस प्रकार से हम बात कर रहे थे कि किस प्रकार से मतलब हम लोग एक बात को लेके बैठते हैं कि हम लोग अक्सर एक बात करते हैं कि हमारे यहाँ फिजूल खर्ची और कुरीतियाँ बहुत है, सामाजिक कुरीतियाँ। तो दरअसल इस बात को शुरू करने से पहले जो हमारे यहाँ पे अगर कोई मातृशक्ति भी अगर यहाँ पे मौजूद है और वो अगर देख रही है, तो मैं उनसे पहले तो माफ़ी चाहता हूँ। पहले ही आपसे माफ़ी मांग लेता हूँ कि हो सकता है शायद कुछ महिलाएं या कुछ बहनें यहाँ पे बुरा मान जाएं। तो हमारे यहाँ पे जो अधिकतर कुरीतियाँ होती है और जो कई प्रकार की मतलब फिजूल खर्ची होती है, उसके लिए हम अधिकतर महिलाओं को ज़िम्मेदार ठहराते हैं। यकीनन कुछ हद तक है भी वो, इसीलिए मैंने माफ़ी मांगी है, यकीनन कुछ हद तक है। तो मेरा एक सुझाव है जो मैंने पहले भी हमारे यहाँ की कमेटी को भी दिया था और आज फिर आप सभी के सामने सोशल मीडिया पे दे रहा हूँ। बिल्कुल चिढ़ जाओ अली, मैंने माफ़ी मांग ली अख्तर सर। तो इसीलिए मैंने कहा कि अधिकतर जो हमारे यहाँ सामाजिक कुरीतियाँ होती है या जो अपनी फिजूल खर्ची होती है, इसके लिए हम लोग यहाँ क्या अधिकतर ये होता है कि महिलाओं को ज़िम्मेदार ठहराया जाता है और कुछ हद तक यकीनन वो होती भी है। इसके लिए हम क्या किया जाए? देखिए, हमें क्या करना होगा, मेरा एक छोटा सा सुझाव है। अगर यहाँ पे कोई पदाधिकारी और कोई अगर जागरूक व्यक्ति और सभी लोग अगर सब देख रहे हैं तो वो इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाइएगा। हमें करना होगा महिला मंडल का गठन। महिला मंडल के गठन से क्या फ़ायदा होगा? देखिए, आदमी कितना भी अपने घर पे समझा ले, लेकिन महिलाएं नहीं मानेगी। महिलाओं को महिलाएं आसानी से समझा सकती है। अगर किसी प्रकार की कोई ऐसी चीज़ जो हमें नागवार गुजर रही है या हमें लग रहा है कि ये वाकई फिजूल खर्ची है और किसी प्रकार की मतलब ये कुरीतियों में आ रही है, और उसको अगर हमें ख़त्म करना है तो हमें महिलाओं का सहारा लेना पड़ेगा और ये महिलाएं ही कर सकती हैं।
इसके लिए कुछ जागरूक, कुछ शिक्षित महिलाओं को, बहन बेटियों को आगे आना होगा, महिला मंडल का गठन करना होगा, और महिला मंडल ही कर सकती है। हम लोग भी कर सकते हैं, लेकिन हमें अगर मान के चलिए कुछ किसी कुरीति को मिटाने में अगर 10 साल लगेंगे तो वो ये काम साल भर में कर सकती है महिलाएं, क्योंकि जब उनको समझ में आ गया और महिलाओं ने जब किसी चीज़ को त्याग दी अगर मान के चलिए, तो धीरे धीरे ये कहानी एक रिवाज बन जाएगा। कपड़े देना, मरे हुए लोगों के कपड़े देना जो शुरुआत हुई थी, ये भी किसी और ने नहीं, लेकिन सिर्फ महिलाओं ने की थी, और इसको ख़त्म भी महिलाएं ही कर सकती। ये सिर्फ एक उदाहरण है कपड़े लत्ते का। तो क्या हम लोग मतलब महिलाओं को आगे नहीं ला सकते? बिल्कुल ला सकते हैं। महिलाओं को आगे आने की बहुत ज़रूरत है, महिलाओं को हमें आगे बुलाना होगा, और वही लोग क्या कर सकते हैं कि अब एक प्लेटफॉर्म पे महिला मंडल, हमारे यहाँ युवा कमेटी या हम लोग इस प्रकार की, मतलब देखिए दरअसल हम लोग अधिकतर अभी क्या कर रहे हैं, समाज को बिना किसी विज़न के चला रहे हैं। हम लोग अधिकतर अभी क्या कर रहे हैं, बिना विज़न के चला रहे हैं समाज को। हमारे पास कोई विज़न नहीं है आगे, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। शायद हो सकता है कि कुछ लोगों को बुरा लगे, लेकिन मैं बात ये सही कह रहा हूँ कि इसमें हम लोग बिना किसी विज़न के बस चले जा रहे हैं। हमें ये नहीं पता कि हम कहाँ जाना है, क्या हमारी डेस्टिनेशन है, क्या हमारी मंजिल है, ये हमें नहीं पता है, लेकिन हम बस चले जा रहे हैं। आखिर कहीं तो रुकना होगा हमें। तो इसीलिए मतलब मेरा कहना है कि महिला मंडल का गठन कीजिए, और महिला मंडल के गठन से ही हमारे यहाँ पे कुरीतियों पर बहुत जल्द लगाम लग सकती है। भाई शाहबुद्दीन बल्खी ने एक सवाल पूछा है कि तो फिर जो मर्द हजरात के द्वारा कुरीतियाँ बढ़ रही है उसमें कैसे परिवर्तन लाएंगे जनाब, ये भी बताइए। देखिए, ये तो मर्द को मर्दी लाना पड़ेगा, और इसके लिए हमें क्या करना होगा कि समय दर समय हमें देखिए एक काउंसलिंग सेशन हमें चलाते रहना पड़ेगा लगातार। काउंसलिंग सेशन कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लोग सिर्फ अपने करियर से संबंधित ही मतलब चलाएं, कोई ज़रूरी नहीं है। हम अच्छी चीज़ों को सामने लाने के लिए भी काउंसलिंग सेशन चला सकते हैं, जिसमें हम वक्त दर वक्त इन प्रकार की कुछ चीज़ों को बना सकते हैं। जैसे सपोज़ कीजिए, एक उदाहरण देता हूँ मैं। हम लोग समझ तो जाते हैं, दरअसल हम लोग जैसे शादी ब्याह में हमें डीजे नहीं निकालना है, ये बात हमें शुरुआत में समझ में तो आती है, लेकिन बाद में क्या होता है, 2-4 महीने बाद अगर हमारे घर में काम आता है तो उसके बाद क्या होता है कि तब तक हमारी बैटरी डाउन हो चुकी होती है, और फिर से हम लोग उसी काम में लग जाते हैं। दरअसल इसमें लगातार ये एक सतत प्रक्रिया है साहब, ये एक सतत प्रक्रिया है, एक रेगुलर एक्टिविटी है, कंटिन्यू एक्टिविटी है जो चलते रहती है। तो इसीलिए जिस प्रकार से हम मोबाइल की बैटरी ऑफ होने के बाद हम लोग फिर से उसको चार्ज करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमें भी अपने आप को चार्ज करते रहना पड़ेगा। इन सब बातों से हमें चार्ज करते रहना पड़ेगा। एक और उदाहरण मैं आपको देता हूँ। रमज़ान आते हैं, रमज़ान में अच्छे लोग जो हैं वो नमाजी बन जाते हैं, मैं भी बन जाता हूँ। बाकी टाइम शायद मैं जुमे की पढ़ता हूँ, लेकिन रमज़ान के अंदर 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने लग जाते हैं। कैसे पढ़ने लग जाते हैं? बाकी 12 महीने तो नहीं पढ़ते हैं, तो बाकी 11 महीनों में हमारी बैटरी डाउन हो जाती है। तो इसको हम किस प्रकार से मतलब कर सकें, तो इस प्रकार से हम कर रहे हैं। शाहबुद्दीन बल्खी साहब का फिर से एक सवाल कि तो फिर जो काबीना का गठन है वो क्या तब्दीलियां कर रहे हैं। देखिए, इसकी जो जानकारियां हैं वो आपको बेहतर रूप से जो काबीना के जो पदाधिकारी हैं वो अगर दें तो बेहतर होगा, मुझे लगता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात सिराज भाई ने कही है कि इसी प्रकार से ईमान वालों को कलमा पढ़ते रहना चाहिए तो हमारा ईमान ताज़ा होते रहता है। तो इसी प्रकार से वही बात है कि इसी प्रकार से करना होगा। दूसरी कुछ बातें और जो मैं इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूँ। एक दूसरी चीज़ मैंने जो सोच रखा था और जो आपको बताने के लिए मैंने कुछ पॉइंट लिखे थे कि जो मुझे आपको सभी को बताना है, आपके बीच शेयर करना है, वो एक चीज़ ये है कि आखिर हम लोग आर्थिक तौर पे जो पिछड़े हुए हैं उसको हम लोग कैसे मतलब हम लोग उत्थान कैसे कर सकते हैं, मतलब उसका अपलिफ्टमेंट कैसे होगा उसका। देखिए, एक ही मतलब ज़रिया जो मेरे नॉलेज और अनुभव के आधार पे जो मुझे है वो मैं ये कहना चाहूँगा कि शिक्षा की कमी के कारण। अब मैं शिक्षा पे भी छोटी सी 2 बातें करना चाहूँगा। अब शिक्षा की कमी, तो शिक्षा की कमी जो है हमारे यहाँ पे, उससे हमें बढ़ाना होगा, हमारे स्तर को बढ़ाना होगा। और किस प्रकार से बढ़ाना होगा वो भी मैं आपको बताऊँगा। देखिए, हमारे यहाँ अधिकतर लोग हम लोग ये कह रहे हैं, फिर से एक मतलब कटु सत्य आपको बताने वाला हूँ
हम लोग अधिकतर ये कहते हैं कि कौम बहुत आगे बढ़ रही है, कौम में पढ़े लिखे लोग हैं। अख्तर सर, इस सवाल का जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा। इसको टालने के लिए भी कुछ कारण हैं जो आप बेहतर समझ सकते हैं। आप पूर्व सेक्रेटरी रह चुके हैं। उम्मीद करता हूं आप और साबुद्दीन भाई इन मामलों को समझेंगे। यहाँ पे इन सब बातों के जवाब देने उचित नहीं रहेंगे। तो जो मैं बात आपको बता रहा था कि किस प्रकार से मतलब हमारे यहाँ आर्थिक संपन्नता में शिक्षा का एक अहम किरदार है। देखिए, अधिकतर आर्थिक संपन्नता उन परिवारों में ही आती है जहाँ पे शिक्षित लोग रहते हैं। आप यकीन मानिए, उठा के देख लीजिए, अधिकतर मामलों में, हर मामले में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अधिकतर मामलों में वही परिवार शिक्षित और सक्षम और संपन्न मिलेगा संपन्न मिलेगा जिस घर में सभी लोग पढ़े हुए मिलेंगे। अधिकतर लोग क्योंकि पढ़े हुए मिलेंगे तो वो लोग अच्छी जॉब करेंगे या सरकारी सेवा में जाएंगे या अच्छी आय होगी, और आय के पीछे ही सारा खेल है। तो शिक्षित होना हमारे लिए ज़रूरी है। अधिकतर मामलों में आप देख लीजिए, जब जहाँ पे भी अगर मान के चलो कि शिक्षा की कमी है, वहाँ पे हमारे आय के ज़रिए नहीं बढ़ रहे हैं और वहाँ पे नहीं बढ़ पाते हैं। कारण है उसका, हम लोग वही मतलब या तो मजदूरी करेंगे या कहीं नौकरी करेंगे छोटी मोटी, उससे हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते और हमारे परिवार का लालन पोषण भी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बहुत लो ग्रेड की हम लोग करते हैं। बहुत ही कम जीवन यापन, निचले स्तर का जीवन यापन करते हैं और अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार पाते हैं। इसके अलावा दूसरी एक बात हमारे यहाँ पे एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि सरकारी सेवाओं में हमारी भागीदारी। इन मामलों में ये कहना चाहूँगा कि सरकारी सेवा में जो हमारी भागीदारी है वो एकदम नगण्य है। बहुत कम लोग हैं जो कंपटीशन फाइट करके आज सरकारी सेवा में पहुँच रहे हैं, मिसाल बन रहे हैं। तो कुछ मामलों में हमें यही लगता है कि हमें शिक्षा के प्रति जागरूक होकर, और भी कई लोगों ने वक्त दर वक्त बताते रहते हैं कि किस प्रकार से हमें शिक्षा के मामलों में हमें बढ़ोतरी करनी है और कैसे आगे बढ़ना, और युवाओं को और पढ़ने वाले बच्चों को हमें आगे बढ़ाना है। हम लोग यहाँ पे अधिकतर यही करते हैं। हमारा बच्चा मतलब 8वीं 10वीं, दरअसल हमारे समाज की एक परिभाषा है, पढ़े लिखा हम किसे कहते हैं? पढ़ा लिखा दरअसल हम लोग कहते हैं जो बच्चा 10वीं पढ़ लेता है वो बड़ा पढ़ा लिखा बच्चा बन जाता है। जो 12वीं पढ़ लेता है उससे हमारे घर की महिलाएँ जो बेचारी जागरूक नहीं होती हैं, जो वर्तमान परिदृश्य के हिसाब से हम मतलब उनको नहीं पता होता है कि मतलब पढ़ा लिखा आखिर दरअसल आज के टाइम में पढ़ा लिखा दरअसल किसे कहा जाता है, वो कमी है हमारी। तो क्या हम लोग ये सिर्फ 8वीं 10वीं 12वीं तक ही सीमित रहें? 8वीं पढ़ लेता है तो 10वीं तक बड़ी मुश्किल से नहीं भेजते हैं, और जैसे जैसे वो अगर 12वीं के बाद कॉलेज अगर ग्रेजुएशन करने के लिए भेजते हैं तो वो लगभग तब तक 21 साल का हो चुका होता है, और 21 साल होते ही सबसे बड़ी हमारी टेंशन, वो घंटी दिमाग में शुरू हो जाती है, बस इसकी शादी करनी है, अब इसकी शादी करनी है। तो शादी मसला नहीं है। मैं कहता हूँ कि 21 के बाद अगर 21 तक लगभग अगर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किसी स्टूडेंट का अगर कंप्लीट होता है तो मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट ने गाइडलाइन चालू करी मतलब कर रखी है कि 21 वर्ष शादी के लिए। मैं ये मेरा एक पर्सनल सुझाव आपको देना चाहूँगा हर परिवार को कि आप लोग कम से कम इसकी एज 25 तो कम से कम रखें अपने तक। 25 में कोई बूढ़ा नहीं हो रहा हो, ना कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई बूढ़ा नहीं है 25 वर्ष में। उसको कम से कम 2-3 साल का सरकारी सेवा की तैयारी करने के लिए उसे समय दीजिए। हमारे यहाँ पे दिक्कत यही होती है, समय नहीं मिल पाता है, सीख नहीं पाते हैं कुछ, प्रैक्टिकल नॉलेज की कमी हो जाती है। प्रैक्टिकल नॉलेज की भी इस प्रकार से इस कदर हमारे यहाँ पे कमी है कि अगर मान के चलिए कि हमारे यहाँ अगर कोई, अधिकतर मामलों में कई बार मेरे साथ खुद एक्सपीरियंस हुआ है इस चीज़ को, कि अगर किसी व्यक्ति को कोई जो ग्रेजुएट है उसके सामने अगर मान के चलिए कि कोई अगर बंदा आ जाए और ये कह दे कि भाई मुझे बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए फॉर्म भरना है, यकीन मानिए बहुत कम लोग होंगे जो मतलब उसको फिल कर पाते हैं, बाकी उलझ जाते हैं, उनसे एक बैंक का खाता नहीं खुल पाता है। इसका कारण है और इसका कारण ये है कि हमारे यहाँ पे मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज की बहुत कमी है इसके अंदर। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पे कई मामले हैं और सरकारी सेवाओं में
जो कमी आ रही है, इसका एक कारण ये भी देखा जा रहा है कि हमारे यहाँ पे मतलब जो प्रोफेशनल और टेक्निकल जो पढ़ाई हो चुकी है वो बहुत महंगी हो चुकी है। उसके लिए समाज की जो पदाधिकारी और जो काबीना है, उनको एक मेरा सुझाव है कि आप हर साल एक टैलेंट हंट शो का प्रोग्राम का आयोजन करें। ये टैलेंट हंट जो शो होगा, इससे आप अपने समाज की, एक दिन आप अपने समाज की प्रतिभाओं को पहचानेंगे इन कंपटीशन के माध्यम से। और ये जो कंपटीशन होते हैं टैलेंट हंट शो, ये कई जगह पर परवान चढ़ रहे हैं, सिर्फ हमें ही अब बेदार होना है और हमें करना है बिल्कुल। तो इस प्रकार से टैलेंट हंट शो अपन ने आयोजित किया। हमने काबिलियत पहचाननी है हमें कि हमारे समाज में आखिर व्यक्ति काबिल है और वो पढ़ने की इच्छा भी रखता है, और हमें यकीन भी है कि किस प्रकार से हम लोग मतलब उस व्यक्ति की हेल्प कर सकते हैं। तो उसकी हेल्प करने का एक कारण छोटा सा अपन एक काम कर सकते हैं, और वो ये है कि हमें कंपटीशन आयोजित करना है। कंपटीशन के अंदर हमें ये पता लगाना है कि अब यहाँ पे कौन सा जो बच्चा है वो वाकई काबिल है, कौन सा बच्चा काबिल है। और इस काबिलियत को पहचानते हुए उस बच्चे का हम अपने सामर्थ्य अनुसार जितनी हमारे समाज की कैपेसिटी है, जितना हमारे पास फंड है, जिस भी हिसाब से, उस हिसाब से बिल्कुल अपने बजट का इस्तेमाल करते हुए हमें उतने बच्चों को जिनमें लगता है कि कुछ पोटेंशियल है और जो कुछ आगे जाकर वाकई मतलब हमारे पैसों का जो समाज की तरफ से जो उन पे जो खर्च किया जाएगा उसका सही उपयोग करेंगे और सफलता हासिल करेंगे, और देश का और अपने समाज का और अपने परिवार का और अपना खुद का नाम रोशन करेंगे। तो इसलिए मतलब कम से कम मेरा शुरुआती मानना यह है कि कम से कम 2 बच्चों को आप सालाना चुनें जो पोटेंशियल है, जिसमें लगता है कि वो लोग कर सकते हैं, और जो परिस्थिति उनकी नहीं है उनको आप बड़े शहरों में अन्यत्र भेज सकते हैं और वहाँ पे उनको कोचिंग की फ़ीस अवेलेबल करवाएं, मुहैया करवाएं। और यकीनन मानिए 1-2 साल करके देखिए, 1-2 साल ही करके देखिए, अगर एक बच्चा भी अगर आपका सरकारी सेवा में लग गया तो यकीन मानिए ये सैकड़ों सैकड़ों बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। ये आपसे मैं कहना चाहता हूँ, प्रेरणा का स्रोत बनेगा। दूसरी बात आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि इन सब बातों में अगर हम अमल करें तो वाकई हम लोग कामयाब हो सकते हैं। हमारे पास क्या है, दरअसल हम लोग बिना किसी दिक्कत के हम लोग बस चले जा रहे हैं, लेकिन आगे हमारे पास कोई विज़न नहीं है। हमें इस प्रकार के कुछ विज़न हमारी कार्यशैली में हमें परिवर्तन करते हुए लाने पड़ेंगे, तभी जाकर हम समाज को आगे बढ़ा पाएंगे। और यही मैं कहना चाह रहा हूँ आपको कि ये समाज को अगर हम आगे बढ़ा रहे हैं, अगर हम समाज को आगे बढ़ा पाते हैं तो वाकई यकीनन यही हमारी असली समाज सेवा होगी। बिल्कुल। और कोई भाई अगर कोई कुछ सवाल पूछना चाहे तो बिल्कुल पूछ सकता है। 50 मिनट हो चुके हैं, इसके बाद असर का वक्त हो जाएगा। शुक्रिया फ़िरोज़ भाई। इंशाअल्लाह बिल्कुल मेरे लायक जो भी सेवा होगी बिल्कुल मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। बिल्कुल इसी प्रकार से अगर किसी को कोई होगा तो बिल्कुल कौम के लिए हाजिर हैं। कोई भाई कोई सवाल करना चाहे तो। बिल्कुल JH मिस्त्री साहब ने कहा है कि हमारे समाज में फालतू रिवाज बंद होना चाहिए। यकीनन बिल्कुल बंद होना चाहिए साहब, बिल्कुल हम भी चाहते हैं। लुकमान अय्यूब मुगल साहब ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि समाज में आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चों को तकनीकी शिक्षा दिलाना ज़रूरी है जिससे वो कोई हुनर सीख सके। यकीनन मैं भी आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ लुकमान साहब, बहुत अच्छी बात है और हमें इस पर गौर करना चाहिए। कमेटी की तरफ से एक सवाल आया कि शिक्षा के प्रति लड़कियों के बारे में कुछ बताएं। देखिए इसके अंदर
कुछ खास विशेष बताने वाला नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ हमारी सोच को ब्रॉड करना है। मैं ये हर परिवार से कहना चाहूँगा। और दूसरी खास बात, जो एक कड़वी बात जो मैं कहना चाहूँगा आप लोगों से, वो मैं दूसरे उन लोगों के लिए कहना चाहता हूँ कि जो रोड पे बैठकर सीसीटीवी कैमरे का काम करते हैं। लड़कियों की शिक्षा में अगर कमी का अगर जो एक महत्वपूर्ण कारण है वो यही है, एक महत्वपूर्ण कारण है ये। हमारे यहाँ पे सड़कों पर हम लोग सीसीटीवी का कैमरे का काम करते हैं। हमें हमारी नज़रों को बचाना इन सब चीज़ों से, इन सब चीज़ों से बचाएं, तभी लड़कियां बेखौफ बिना किसी तोहमतों के आगे जाकर पढ़ाई लिखाई कर सकती हैं और पढ़ सकती हैं। क्योंकि अधिकतर लोगों में कई बार मामला सुनने में आता है कि फलाने व्यक्ति ने बिल्कुल ये कह दिया, फलाने व्यक्ति ने ये कह दिया और वहाँ पे ये मिला था और वो ये कह सकता है। ये बात कड़वी ज़रूर है जनाब, लेकिन एकदम सही कह रहा हूँ। ये हमारे यहाँ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है बिल्कुल इनका। इसको हमें ख़त्म करना ज़रूरी है, तभी लड़कियाँ मतलब आगे आएगी। उनको प्रोत्साहन करने की ज़रूरत है, प्रोत्साहन मिल नहीं पाता है। प्रोत्साहन कैसे मिलेगा, हम लोग डरते हैं। और दूसरी बात, मैं हमारे घरों का एक जो अहम मुद्दा है वो भी मतलब बता रहा हूँ कि लड़कियाँ आखिर आगे क्यों नहीं पढ़ पाती हैं। क्योंकि सरकार ने उनकी जो गाइडलाइन है मतलब शादी की, वो भी 18 साल कर रखी है। 18 साल में कोई लड़की क्या सीखेगी, मुझे तो ये बताइए, क्या सीखेगी। हमारे यहाँ कई बार हमारे दादाजी को अगर मान के चलिए कि कोई सब्जी पसंद नहीं आती है, ये मैं मेरे घर का उदाहरण देता हूँ, तब वो कहते हैं कि तुमको खाना पकाना नहीं आता, तुमको खाना पकाना नहीं आता। तो मैं कई बार मेरे दादाजी से कहता हूँ कि दादाजी आपने मौका ही कब दिया खाना पकाने का, आपने मौका ही नहीं दिया खाना पकाना सीखने का। दादी जब 13 साल की थी जब आप उनको लेके आ गए, अम्मी जब 17 साल की थी, 16 साल की थी, जब मतलब उनके कुछ सीखने के, कुछ खेलने कूदने के और कुछ पढ़ने के दिन थे, उस समय आप उनको बहू बना के ले आए। कैसे सीखेंगे ये बताइए, कहाँ सीखेंगे। और ससुराल आते ही काम में लग जाओ। यहाँ सीखना कुछ नहीं होता है, यहाँ सिर्फ बस काम करना होता है, सीखना कुछ नहीं होता है। सीखना तो पीहर में, मायके में ही होता है। जो वहाँ पे वो जो सीख गए वही बहुत है। तो और कोई सवाल है जनाब मेरा, मुझसे तो पूछिए, समय हो रहा है। समय के ऊपर अगर बात है तो 5 मिनट बचे हैं, तो 5 मिनट में अब समय के लिए भी एक मैं बात महत्वपूर्ण बताना चाहूँ कि देखिए, इंसान की सफलता में जो अगर एक पॉइंट जो सबसे ज़्यादा अगर काम करता है तो देखिए उसकी सफलता के पीछे होता है उसका अनुशासन। हम कितने अनुशासित हैं, हम कितने अनुशासित हैं, इस बात से हमें पता चलता है कि हम लोग सफल होंगे या नहीं होंगे। जो अनुशासन का पालन नहीं करता वो व्यक्ति जीवन में कभी सफल नहीं होता। जीवन में सफलता के लिए अनुशासन का होना बहुत ज़रूरी है, डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी है। हमें अपने कुछ प्रिंसिपल्स, हमें कुछ अपने उसूल, सिद्धांत, इन सबों को भी बना के रखना चाहिए। और अंत में मुझे एक कमेंट पे से बात याद आ गई है कि मेरी सिस्टर, उन्होंने मुझे एक ख़ास एक मैसेज पहुंचाया है, जो कहने के लिए कहा था कि आप ये बात ज़रूर कहना भाई कि दहेज प्रथा पे रोक क्यों नहीं लगती है, दहेज प्रथा पर रोक लगवाइए। लेकिन मैंने कहा कि बिल्कुल आपके नाम से बिल्कुल मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि किस प्रकार से मतलब हम लोग दहेज प्रथा पे रोक लगा सकते हैं। ये बातें सभी को पता है, लेकिन हम लोग सामाजिक बंदिशों के कारण, सामाजिक ताने बाने के कारण हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते और हमें दहेज ना चाहते हुए भी देना पड़ता है। बिल्कुल ये इस्लाम बल्कि साहब ने बिल्कुल सही बात कही है कि वो 4 आदमी क्या सोचेंगे, मतलब ये हमारे मतलब यही समस्या होती है। मतलब सबसे बड़ा एक जो मतलब सवाल होता है कि मतलब या सबसे बड़ा जो रोग होता है कि क्या कहेंगे लोग। तो इस मामले में क्या होता है कि हम लोग हमारी बहन बेटियों को कौन क्या बोलेगा, क्या नहीं बोलेगा, इस प्रकार से हम लोग देखते हुए कई बार पढ़ाई छुड़वा देते हैं और उनको मना कर देते कि बिल्कुल रहने दो, बहुत पढ़ लिया, अब बस शादी की तैयारी करो। तो कुल मिला के शादी, देखिए आप अगर जो शादी पे जो खर्चा करते हैं, मैं कहता हूँ कि आप शादी पे जो खर्चा करते हैं, आज मिनिमम आप ये मान के चलिए कि मतलब इतने ज़्यादा हमारे यहाँ फिजूल खर्ची और दिखावा हो चुका है कि कम से कम 4 से 5 लाख रुपए, ये गिनती की बात, मतलब बहुत नॉर्मल सी बात है कि हम लोग 4-5 लाख रुपए खर्चा कर देते हैं। और खर्चा करने के बाद हमें पता चलता है कि हम लोग कर्जे में भी 4-5 लाख रुपए खर्चा करने के बाद दरअसल हमें बाद में पता भी चलता है, जब शादी के बाद हम जब हिसाब लेके बैठते हैं तब पता चलता है कि हम लोग तो साहब कर्जे में भी हैं।
इनसे लिया, उनसे लिया, इनसे लिया, उनसे लिया, ऐसे कर करके बिल्कुल कर्जा भी बहुत हो गया। तो इस बात को मतलब देखें तो इस प्रकार से मतलब कर्जे में क्यों जाएं। मैं कहता हूं कि ये जो आपने खर्चा इस पे किया है, आप ये इतना इन्वेस्टमेंट 4 से 5 लाख रुपए अपने बच्चों पे खर्चा कर दो। मैं कहता हूं 4-5 लाख रुपया आप उसकी शिक्षा पे खर्चा कर दो। अगर अच्छा रिजल्ट मिल गया तो जो 5 लाख आपने शादी में खर्च किए हैं वो खुद अपनी शादी में इतना काबिल हो जाएगा कि वो 5 नहीं, आपका सर ऊंचा करके 10 लाख रुपए खर्चा करने की ताकत रखेगा, क्योंकि वो सक्षम हो चुका होगा। आप अपने बच्चों को सक्षम बनाइए साहब, बस यही आप सभी से कहना है, सक्षम बनाइए। मतलब सिर्फ मतलब ये एक उद्देश्य, मतलब कभी कभी मुझे तो ये लगता है कि हमारे समाज में शायद सिर्फ यही एक उद्देश्य बाकी रह गया है कि मतलब हमें बस दुनिया में आना है, दुनिया के बाद आते ही हमें 18 साल कब हमारे पूरे होते हैं, कब हमें तो पहले तो पासपोर्ट बनाना है, पासपोर्ट बना के हम लोगों को बस कब बाहर जाना है, और एक मुसाफरी करके वापस कब आना है, और वापस आकर शादी कब करनी है, ये होता है अक्सर। मतलब ये जो सबसे बड़ा हमारे यहाँ दरअसल जो सबसे बड़ा जो शादी का पैमाना या जो क्राइटेरिया है वो यही है। एक मुसाफरी हो गई बच्चे की, एक बार बाहर जाके आ गया है, अब उसकी शादी कर दो। तो ये चीज़ें हमें मतलब सोचना पड़ेगा, ज़रूरी है। मतलब इन सब ये जो शुरुआती जो मतलब मामले हैं, इन सबको हमें समझते हुए दरअसल हमें इन सबको मतलब इम्प्लीमेंट करना है हमारे जीवन में बिल्कुल। और कोई अगर कोई सवाल या कोई भाई कुछ पूछना चाहे तो बिल्कुल। फिरोज भुट्टा साहब ने एक सवाल किया है, बहुत ही अच्छी बात है। कौन सी शिक्षा के स्तर को असल में बढ़ावा देने के लिए अत्यधिक प्रयास कर रहे हैं हम हमारे समुदाय में। और आज देखा जाए तो लगभग हर परिवार में अपने बच्चों को शिक्षित करना चाहते हैं। बिल्कुल, देखिए एक ये महत्वपूर्ण बात है, और इसमें कई लोगों ने मतलब ये सवाल भी किया करियर काउंसलिंग से संबंधित, अभी बीच में मैंने पढ़ा है कमेंट बॉक्स में। तो ये वाकई सही बात है, हमें लगातार निरंतर करियर काउंसलिंग करते रहना चाहिए। और करियर काउंसलिंग का दरअसल मतलब हमारे यहाँ पे एक बार हुआ था करियर काउंसलिंग का प्रोग्राम, जिसमें जिस प्रकार से मतलब वो हुआ था वो दरअसल मुझे जमा नहीं। दरअसल उसमें यही हुआ था कि मतलब वहाँ पे एक मंच हुआ, मंच के ऊपर मतलब अतिथियों का सत्कार हुआ, दर्शक लोग बैठे थे, मंच पे बार बार मतलब जो हमारे समाज की कुछ प्रतिभाएं थी अनुभवी, उन लोगों को बुलाया गया। उन्होंने सिर्फ अपनी स्पीच दी, स्पीच के अंदर ये बताया कि बस आप लोग शिक्षा हासिल कीजिए, आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, इस प्रकार से बातें करके कंप्लीट हो गए। लेकिन दरअसल क्या ये असल में करियर काउंसलिंग हुई? तो मैं कहूँगा नहीं हुई। मैं एकदम साफ तौर पे कहना चाहूँगा कि ये करियर काउंसलिंग ये नहीं होती है साहब। करियर काउंसलिंग का तरीका ही अलग होता है। करियर काउंसलिंग में अलग अलग फील्ड के जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो अलग अलग कमरों में बैठते हैं, अलग अलग बच्चों को जो कैटेगरी वाइज बुलाते हैं कि कॉमर्स की फील्ड वाला एक्सपर्ट, कॉमर्स के बच्चे जो कॉमर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं या करियर बनाना चाहते हैं वो लोग वहाँ पे पहुँचते हैं। इंजीनियर है कोई अगर व्यक्ति तो वो इंजीनियरिंग फील्ड, आईटी फील्ड का कोई व्यक्ति है तो आईटी फील्ड वाला, कोई मेडिकल फील्ड वाला व्यक्ति है तो वो मेडिकल फील्ड की गाइडलाइन देता है। इस प्रकार से पर्सनली उनके तमाम रुझानों को देखा जाता है, उनके पिछले एजुकेशनल बैकग्राउंड को देखा जाता है कि इस व्यक्ति ने, इस बच्चे ने कौन से विषय में कितने मार्क्स हासिल करे हैं, कितने प्रतिशत हासिल करे हैं, ये 10th में किस विषय में अच्छा था। ये हम लोगों का रुझान के साथ साथ ये करियर काउंसलर भी तय करता है कि हमें किस फील्ड में जाना है, अब हम लोग अधिकतर यही होता है कि हाँ आजकल बीएससी नर्सिंग का मामला ठीक चल रहा है, हमें कर लेना चाहिए। ये मत करिए, आप ये देखिए कि आपका रुझान कहाँ है, आपका इंटरेस्ट कहाँ है, और आप उसी काम को सफलतापूर्वक कर पाते हैं जो काम आप इंटरेस्ट से करते हो। तो इसी प्रकार से कुल मिला के मतलब हम लोग किसी भी प्रकार की जो मतलब कोई भी फील्ड हो, फील्ड कोई बुरी नहीं है, किसी भी प्रकार की जो फील्ड है उसमें हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, काम कर सकते हैं। और मतलब मैं कहता हूँ कि वक्त दर वक्त हम लोग एक करियर काउंसलिंग का सेशन हमेशा रखते रहें, और लोगों को या हमारे यहाँ जो बच्चे हैं उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग करने मतलब इस पे इम्प्लीमेंट करने के लिए बोल सकते हैं। और कोई सवाल किसी भाई का?
जावेद खिलजी साहब, आप से फिर से मैं जहमत उठवाऊंगा, आप एक काम कर सकते हैं कि फिर से आप सवाल फिर से रिपीट कर दीजिए। माफ़ी चाहता हूँ, शायद ऊपर चले गया सवाल, कोई बात नहीं, आप सवाल फिर से रख सकते हैं। सिराज भाई का एक सवाल आया है कि बच्चों की प्रतिभाओं को सम्मान करना सही है या गलत। देखिए, ये टाइम इज़ ओवर अख्तर साहब, बिल्कुल ये लास्ट सवाल का मैं जवाब देके, सॉरी कॉल आ गया था। तो जो हम लोग प्रतिभाओं को जो सम्मानित करने की बात है, ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मेरा सिर्फ एक ही शॉर्ट में ये बात कहना है कि जो सम्मानित करते हैं हम लोग प्रतिभाओं को, ये कंटिन्यू करें, और कंटिन्यू करने के साथ हर साल कम से कम 5% की वृद्धि करते जाएं। हम लोग अधिकतर ये देखते हैं कि मतलब अधिकतर हम लोग मतलब 60% या 65% वालों को हम अपनी प्रतिभाएं समझने लगते हैं। दरअसल हमें अपने प्रतिभाओं का मनोबल बढ़ाना है, उन्हें गिराना नहीं है। जब अगर हम लोग 60 और 65% वाले बच्चों को अगर मान के करे जाए, तो मेरा ऐसा मानना है कि आप 60% वालों को जो है उसका परसेंटेज का आप ग्राफ बढ़ाते जाएं, और तभी मतलब हम लोग आगे होंगे। कम से कम मतलब 80% से ऊपर और 90% से ऊपर मतलब आप करते जाएं। इस्माइल साहब का मैसेज आ गया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती समय देने के लिए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने भी दोस्त और जितने भी भाई यहाँ पे समाज बंधु जितने भी जुड़े हैं, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग लगातार 1 घंटे तक मेरे साथ बने रहे और मुझसे बातचीत की, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और किसी प्रकार का अगर कोई भी इस प्रकार का अगर कोई बात होती है तो बिल्कुल मैं हमेशा हाजिर हूँ। ठीक है, इसी के साथ मैं अब आपसे विदा लेता हूँ, रखता हूँ। अस्सलामु अलैकुम।